राम राम जी, मैं नन्हे पहलवान। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ है बाबा रामदास जी। बाबा जी, आज का विषय है ये अमेरिका और ईरान के युद्ध में अब और क्या क्या होगा, किस दिशा में जा रहा है ये युद्ध। नन्हे नन्हे पहलवान जी, अब आगे क्या होगा ये तो बाद की बात है। अब तक क्या हुआ है पहले ये जान लो। हुआ ये है कि एक विलेन है, वो बहुत बदमाश है। हीरो से उसका झगड़ा हो गया। तो जब विलेन बुरी तरह घिर गया तो हिंदुस्तानी फिल्मों का विलेन क्या करता था? हीरो की मां को और बहन को अपने अड्डे पे उठा लाता था और बांध देता था। यही होता था ना। अमेरिका ईरान युद्ध में भी यही हुआ है। अमेरिका इजराइल ने ईरान पे हमला किया तो ईरान ने क्या किया, अमेरिका की मां को पकड़ के अपने अड्डे पे बंधक बना लिया। अब वो अमेरिका की मां क्या है? हॉर्मुज की खाड़ी, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब आज की तारीख में सारी लड़ाई किस चीज की चल रही है? वो पुरानी लड़ाई खत्म हो गई। रिजीम चेंज होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। आज तो है कि सबसे पहले किसी भी तरीके से हीरो की मम्मी को छुड़ाओ। हीरो की मम्मी क्या है? हॉर्मुज की खाड़ी। अब ईरान कहता है कि हाँ हाँ, तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं, माताजी को छोड़ देंगे हम माताजी को कुछ नहीं कह रहे, पर बेटा उसकी कीमत लगेगी। अब बात यह कि हीरो अपनी मम्मी को छुड़ाए कैसे? नन्हे पहलवान, हॉर्मुज की खाड़ी से दुनिया का 20% तेल और 40% गैस आती है। उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में एक एनर्जी क्राइसिस की संभावना खड़ी हो गई है। पूरे वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस शुरू हो चुका है और तेल के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। हो सकता है ये $200 प्रति बैरल पहुंच जाए। यह है हॉर्मुज की खाड़ी। ईरान के ऊपर जो युद्ध शुरू हुआ तो पहला उद्देश्य था कि रजीम चेंज करना है। अब वो उद्देश्य तो भूल जाओ, रजीम चेंज वेंज नहीं होगा, होगा बाद में, होगा कब होगा कैसे। पहले हॉर्मुज की खाड़ी आई समझ में। अब हॉर्मुज की खाड़ी खाली कराने के ऑप्शंस क्या हैं? अच्छा, कल ट्रंप साहब ने एक बड़ा मजेदार बयान दिया। वो याद है, गैंग ऑफ वासेपुर का एक डायलॉग है, जब वो पेट्रोल पंप लूट रहे होते हैं, सरदार खान और वो साथ में जमील होता है जो, तो वो पूछता है, आओ बेटा ले लो तेल, मुफ्त में मिल रहा है। याद है ना वो डायलॉग? ट्रक ट्रक वाले को बोलता है। ट्रक वाले को बोलता है। तो जब हॉर्मुज की खाड़ी पे कब्जा कर लिया तो अमेरिका ने अपने सभी सहयोगी देशों को बोला कि आओ मिलके हॉर्मुज की खाड़ी खाली कराओ। तो सबने मना कर दिया, ओहो नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, हम नहीं आ रहे, हमें मतलब नहीं है। उनमें अच्छा, मना करने वाले में कौन कौन थे? जापान था, फ्रांस था, जर्मनी था, स्विट्जरलैंड था, बेल्जियम था, ये सब थे। इंग्लैंड ने क्या किया, एक छोटा सा बोला ठीक है एक जहाज भेज देते हैं ना मात्र को। अदरवाइज किसी ने भी हॉर्मुज की खाड़ी में अपने नेवल फोर्सेस भेजने से मना कर दिया। तो उसी बात पे कल ट्रंप बोला है कि आओ बेटा तेल ले लो, तेल मिल रहा है। अब वो सब रो रहे हैं कि अरे साला तुम काहे झगड़ा शुरू किया बे। अच्छा एक बात, अमेरिका का तो चलो जो नुकसान होगा वो बाद में देखा जाएगा। यूरोप तो आज बर्बाद हो गया। एनर्जी क्राइसिस यूरोप का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब बात यह है कि हॉर्मुज की खाड़ी पे कंट्रोल कैसे होगा। इसका एक ही तरीका है, एक तरीका है, ग्राउंड इन्वेजन करना होगा। ईरान की सरकार पे, ईरान की गवर्नमेंट अपनी बनानी पड़ेगी, रेजिम चेंज होगा। कुछ लोग कह रहे कि नहीं तेहरान तक जाने की जरूरत नहीं है, खाली हॉर्मुज के पास वाले जो 2 द्वीप हैं उन पे कब्जा कर लो। अरे नहीं भैया,
नहीं नहीं, बात यह है कि सिक्योरिटी देनी है शिप को, शिप गुजारना है वहां से। एक भी गोला पड़ गया तो पूरी शिपिंग इंडस्ट्री, एक शिप पे अगर एक डैमेज हो गया पूरी शिपिंग इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। तो आप होर्मुज की, हीरो की मां है वो होर्मुज की खाड़ी, उसको सिक्योर करना है। वो जब तक ग्राउंड इन्वेजन नहीं होगा, और ग्राउंड इन्वेजन का मतलब है बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा स्टेप, जो कि अमेरिका उठाने से पहले 100 बार सोच रहा है। आई समझ में? यह समस्या है। अब अगला स्टेप, अब अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से बातचीत से मामला सुलझ जाए। ये भैया ये बाबू छोड़ा पहले जाए। पहले मेरा एक सवाल है, ठीक है भाई। एक सिनेरियो है ना, ग्राउंड इन्वेजन करो, रिजीम चेंज कर दो। भाई इस रिजीम से हाँ, ईरानियन सिटीजन्स का कोई लगाव नहीं था, बल्कि इसके विद्रोह में थे, इसके खिलाफ थे, इसके विरुद्ध थे। अगला रिजीम मान लीजिए अमेरिका को फेवर करता आ जाएगा, ईरान में वापस लड़कियां जीन्स और टी शर्ट और बुर्का त्याग देंगी और एकदम मॉडर्न ईरान हो जाएगा, जैसा कभी 70s में होता था। सारी बातें ठीक है, लेकिन नया रिजीम अगर न्यूक्लियर पावर की तरफ बढ़ता रहेगा तो अमेरिका की प्रॉब्लम और इजराइल की प्रॉब्लम तो स्टिल वही है ना भाई। ईरानियन पीपल अपने देश से, नया रिजीम का मतलब ही है, सुनिए, नया रिजीम का तो मतलब ही है कि न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर प्रोग्राम को सस्पेंड करना और न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अमेरिका का कंट्रोल। बाबा जी, किसी भी देश, इसके बिना नया रिजीम का क्या मतलब होता है? किसी भी देश की जनता को राष्ट्रवादी बनाने का एक बहुत आसान तरीका, उनके अंदर राष्ट्र की भावना जगा दो। और ईरान में कल को एक लीडर आ जाएगा, सिर्फ वो एक बात कहेगा ना कि ईरान की जो हमारी जो आपसी लड़ाई थी वो सारी ठीक है, लेकिन हम न्यूक्लियर पावर क्यों न बने। सिर्फ आम ईरानी के मन में ये डालना है ना कि हमको न्यूक्लियर पावर इसलिए बनना है कि कल को अमेरिका वो काम न करे जो आज उसने हमारे साथ किया या पीछे कर गया। इजराइल जैसे देश हमारे ऊपर इन्वेड न कर दें कल को। ये भावना पैदा करने में कितना टाइम लगेगा पूरे देश के अंदर? तो ईरान की ये आपने, ये एक बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि जरूरी नहीं है कि ईरान की जनता नई रिजिम के साथ खड़ी हो जाए। राष्ट्रवाद की भावना अगर पैदा हो गई, राष्ट्र प्रथम की भावना अगर पैदा हो गई, और अगर पूरी की पूरी जनता अमेरिकन इन्वेजन के खिलाफ उठ खड़ी हुई तो क्या होगा? यही तो रिस्क है। एक दूसरा ऑप्शन है कि इन्वेजन न करना पड़े, वर्तमान रजीम से ही हेलो हाय करके बातचीत करके समझौता कर दिया जाए। उसके लिए मोटे तौर पे गल्फ कंट्रीज और इजराइल तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि सांप को ऐसे मत छोड़ो, फन को कुचल के ही मानो। अब फन कुचलने के चक्कर में यूरोप और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बर्बाद होने जा रही है। फन को कुचलने के चक्कर में पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। अगर होर्मुज की, अभी तो होर्मुज की खाड़ी पार्शली बंद हुई है, सुनिए, पॉइंट टू बी नोटेड, अभी पार्शली बंद है, पार्शली थोड़े थोड़े निकल रहे हैं जहाज, वो भी बंद हो गए। इसलिए एक बात बता दूं आपको, इंडिया में क्या चल रहा है, जरा 2 मिनट इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर वापस आएंगे ईरान में। पीछे जो खबरें आ रही थी ना कि भारत में बहुत हाई लेवल मीटिंग्स हुई है, या हुआ है, वो है, जो हमारे हिंदुस्तान के यूट्यूबर्स हेडलाइंस लगा रहे थे, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। देखिए, उनको ना कुछ पता है ना हमको कुछ पता है। हम तो एक कॉमन सेंस, एक गट फीलिंग होती है ना, मैं तो अपनी बात सारी कॉमन सेंस से कह रहा हूं। भैया, इंडिया इज नॉट गोइंग टू अटैक एनीबडी, इंडिया इज गोइंग टू सिक्योर इटसेल्फ। मोदी जी इतने मूर्ख नहीं है कि इस समय किसी युद्ध, किसी विदेशी धरती पे हमला करेंगे, ना ना। वो उन हमलों से सिर्फ भारत को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जो जितनी भी हाई लेवल मीटिंग्स हैं वो किस लिए हुई होंगी
कि भैया कल को अगर होर्मुज की खाड़ी बिल्कुल बंद हो गई तो तुम बताओ क्या करोगे? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री बताओ क्या करोगे? होम मिनिस्ट्री तुम बताओ क्या करोगे? अगर कल को आईएसआई और सीआईए के गुर्गे कश्मीर में, पंजाब में और उधर नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय हो गए, अचानक स्लीपर सेल्स बाहर निकल आए, अनरेस्ट फैलाने लगे, तो होम मिनिस्ट्री बताओ तुम्हारी क्या तैयारी है? ठीक, कॉमर्स मिनिस्ट्री तुम्हारी क्या तैयारी है? शिपिंग मिनिस्ट्री तुम्हारी क्या तैयारी है? फाइनेंस मिनिस्टर तुम्हारी क्या तैयारी है? स्टेट चीफ मिनिस्टर्स तुम्हारी क्या तैयारी है? तो मोदी, अच्छा अगर एलपीजी का क्राइसिस हुआ तो कैसे डील करोगे? अगर पेट्रोल का क्राइसिस हुआ तो कैसे डील करोगे? अगर देश में इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट आया, दंगा फसाद होने लग गया, जानबूझ के लोगों को सड़कों पे उतार के जबरदस्ती पैनिक बाइंग कराने लग गए अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग, तो तुम क्या करोगे? ये जितनी भी हाई लेवल मीटिंग्स हो रही है ना, ये देश को इंटरनली सिक्योर करने के लिए हो रही हैं। मोदी इतने मूर्ख नहीं है कि इस माहौल में किसी विदेशी धरती पर हमला करेंगे। तो इसलिए पहली बात अच्छा, ये मेरा आकलन है, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा इंटरनल, भारत का इंटरनल सिक्योरिटी का मामला। फिर वो चाहे एनर्जी सिक्योरिटी हो, चाहे फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, चाहे फिजिकल सिक्योरिटी हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हो, चाहे इकोनॉमी हो। पीछे अफवाह फैला दी गई कि दिल्ली और बड़े शहरों में एलपीजी नहीं मिल रही है, इसलिए मजदूर पलायन कर रहे हैं। टोटली फर्जी खबर थी। कई स्टेट्स में, कई शहरों में नकली पेट्रोल के लिए लाइनें लगवाने की कोशिश की गई, अफवाहें फैला फैला के। लॉकडाउन लगने वाला है, इसकी झूठी अफवाहें फैलाई गई। तो सरकार तो इनसे निपट रही है। अब जरा वापस चलते हैं होर्मुज की खाड़ी पे और इजराइल पे। इस पूरे प्रोसेस में ना सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इजराइल का। इजराइल बिल्कुल भी ईरान से समझौता नहीं होने देगा। यूरोप और पूरे विश्व की इकोनॉमी कल बर्बाद होती आज हो जाए, इजराइल समझौता नहीं होने देगा। इजराइल युद्ध रुकने नहीं देगा। अगर अमेरिका युद्ध भूमि से भागने की कोशिश भी करेगा, अमेरिका को भरोसा नहीं है, छोड़ छाड़ के भाग जाए, तब भी इजराइल अकेला लड़ेगा ईरान से। होर्मुज की खाड़ी बंद होती है, हो जाए। अच्छा, सऊदी अरेबिया पे 3 तरफ से खतरा है। ऊपर होर्मुज की खाड़ी है, नीचे रेड सी है। आपने ध्यान दिया, सऊदी अरेबिया और उसके जो अगल बगल के कंट्रीज हैं, वो समुद्र के चारों तरफ सी बनता है, उनके सी ऐसे पूरा गोल धारा। तो उनका प्लानिंग ये था कि अगर होर्मुज की खाड़ी बंद हो जाएगी तो नीचे रेड सी से व्यापार कर लेंगे। रेड सी पे वहां यमन में हुथीज बैठे हैं, उन्होंने भी मिसाइल मारनी शुरू कर दी है कि तुम ऊपर से होर्मुज की खाड़ी बंद करो, हम नीचे से रेड सी बंद करेंगे। फिर वही बात है, कल बर्बाद होते आज हो जाए। इजराइल नहीं मानेगा। तो अगर इजराइल नहीं मानेगा किसी भी कीमत पर, अच्छा अभी लेटेस्ट थ्रेट क्या है? ईरान ने 18 अमेरिकन कंपनीज को टेररिस्ट घोषित कर दिया है कि यू आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तुम इस युद्ध में तुम अपने डाटा और एआई के सेटअप से अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहे हो इस युद्ध में। उनको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, सारा एनालिसिस तुम ही कर रहे हो। इस पे एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे कि खामेनेई को कैसे ट्रेस किया था, उसमें एआई का क्या रोल था। एक रशियन एनालिस्ट 2-3 साल से खामेनेई की पूरी मूवमेंट्स को, जो कि ऑन रोड दिखती ही नहीं थी, खाली रोड के ट्रैफिक की वो स्टडी करते हुए उसने अंदाजा लगा लिया कि ये खामेनेई का काफिला है और ऐसे ऐसे इस जगह पार्क हुआ है।
इसका मतलब इस बिल्डिंग में इस वक्त खामेनेई की मीटिंग चल रही है। सिर्फ ट्रैफिक को स्टडी करके उसने पता लगा लिया था। तो 18 कंपनियां, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सबको उसको एकदम ऐसी ऐसी कंपनियां हैं। ओके। और बोल दिया है कि ये जितनी भी कंपनियां गल्फ में हैं, खाली करके भाग जाओ, आज कभी भी हमला कर सकते हैं। वैसे न्यूज में तो आज रात 10 बजे का चल रहा है, पर कभी भी हमला कर सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, वो करने थ्रेट हो चाहे ना हो, जब ऐसी थ्रेट आ जाती है तो कर्मचारी ऑफिस में बैठेगा? वो भाग जाएगा छोड़ के। इन सबके ऑफिसर्स हैं कहां? गल्फ के बड़े बड़े सीज के बड़े बड़े जो ऑफिसर्स का जो कॉम्प्लेक्स है वहां है। तो ईरान उन पे हमला करने के, अच्छा मैं नहीं कहता कि हमला हो जाएगा, अगर वो 100 मिसाइल मारेगा 95 को इंटरसेप्ट कर लेंगे ये, और 5 लग सकती हैं। 1% संभावना है ना लगने की। तो जी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को डिस्टर्ब करने के लिए तो ऐसी धमकी ही काफी है। इसलिए यह कहना कि युद्ध बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, ये बहुत दूर की कौड़ी है। पूरी दुनिया को अच्छा, युद्ध जरूरी नहीं है कि इसी इंटेंसिटी से चलेगा। जैसे रशिया यूक्रेन चल रहा है ना पिछले 4 साल से, ऐसे ही चलेगा ये। परंतु हॉर्मुज की खाड़ी में शिपिंग नहीं होगी स्मूथ और क्राइसिस बने रहेंगे। इसलिए भारत जैसी इकोनॉमीज को इस क्राइसिस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो मुझे आपको, भारत के 140 करोड़ नागरिकों को इस युद्ध के से होने वाले साइड इफेक्ट्स की तैयारी अभी से शुरू कर देने चाहिए। वो तैयारी क्या है? पहला, एक अफवाहों पे ध्यान मत दो, इंडी अलायंस के जो घटक दलों का जो कमीनापन है उससे बचो, और एनर्जी मतलब एलपीजी और पेट्रोल डीजल का जितना अधिक से अधिक कर सकते हो उसका कंजम्पशन कम करो। सरकार बहुत जल्दी, अगर ये युद्ध 1-2 हफ्ता अगर और चल गया तो सरकार वर्क फ्रॉम होम की घोषणा कर सकती है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम्स तो सिविल कंजम्पशन का जो है ना उसको तुरंत कंट्रोल कर देता है। तो ऐसे और बहुत सारे मेजर्स हो सकते हैं। थोड़ी महंगाई भी बढ़ सकती है कुछ जरूरी चीजों की, तो इंडिया शुड बी रेडी फॉर सच। बाकी ये जो है ना बहुत बड़ा होने वाला है, सिर्फ एक ही चीज बड़ी होनी है, भारत को एकजुट रहना होगा और इस संकट की घड़ी में बहुत समझदारी से सरकार का सहयोग करते हुए, डोंट प्ले विक्टिम, देश हित में काम करिए। जी। तो बाबा जी आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तो क्लियर है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो नुकसान तो वर्ल्ड वाइड होगा, सबका होगा, अमेरिका भी उससे अछूता नहीं रहेगा। और अंततः इजराइल के साथ, अच्छा इस युद्ध में बुरा इजराइल फंसा है, ना इधर का ना उधर का। न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर कैंसिल नहीं होता तो इजराइल को इस युद्ध से कुछ नहीं मिला, सिर्फ नुकसान हुआ। हाँ, न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर बंद हो जाता है तो इजराइल इस युद्ध में अंततः विजयी होकर निकलेगा। बाबा जी अन्य किसी विषय पर फिर आपके साथ चर्चा में जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। बिल्कुल, जय श्री राम।